नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं नाज़रीन, बहुत से लोग मुझसे, आप में से, देखने वालों में से बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे शिकायत करते हैं कि क्या आप पाकिस्तान की सियासत पे बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासत में तो कुछ हो ही नहीं रहा और यहाँ इंतहाई बोरिंग बातें हो रही हैं, ज़हनी तौर पे बड़ी पसमानदा किस्म की बातें हो रही हैं, कोई इंटेलिजेंट बात ही नहीं होती पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में। क्यों करते हैं ऐसे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स? बहरहाल उसका जवाब यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासतदान हमारे लिए बड़े अहम हैं और उनकी स्टेटमेंट्स का हम एनालिसिस करते हैं, जिस तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम किसी चीज़ का तज्जिया करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब है क्या। और यही एक प्रोसेस है, कोशिश हम करेंगे कि दिलचस्पी लगे आपको थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आपको शहबाज शरीफ साहब ने अपने लॉन्ग मार्च की और इस्लामाबाद पे धावा करने का जो उन्होंने 2 दिन पहले इंडिया दिया था, 3 दिन पहले, वो मैं टुकड़ा आपको सुनाता हूँ, फिर कहानी को आगे चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये समंदर हमें ये तय करना है कि इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खसो खचा की तरह बहाना होगा। अब नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो अवामी रेला और फिर ज़ाहिर लोगों ने लॉन्ग मार्च की बात की, वो अवामी रेला यहाँ लाना चाहते हैं, उसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने ये स्टेटमेंट इशू की है बात करते हुए मीडिया से। लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था, लॉन्ग मार्च की तैयारी पहले भी हुआ था। जब हमने इमरान को अपना ही नेशनल असेंबली सीट में शिकस्त दिलवाया था, पूरी दुनिया में उसका हुकूमत कमज़ोरी साबित कर लिया था और लॉन्ग मार्च तैयार था, तब हमारा दोस्तों ने कहा था कि लॉन्ग मार्च तो इस्तीफ़ों के बगैर ऐन वक्त में कैंसिल करके कह दिया था कि इस्तीफ़ों के बगैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफ़ा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे, वरना हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च के ऐलान करना फिर जाना, वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। अब ये बात बड़ी वाज़ेह है कि बिलावल जरदारी भुट्टो जो हैं वो मज़े ले रहे हैं इस पूरी सूरत हाल से और उन्होंने जो काउंटर क्वेश्चन रेज़ कर दिया है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, वो आपने सुना। सो आप 2 पोजीशंस में आपको सुना चुका हूँ पाकिस्तानी सियासत की। एक तरफ से शहबाज शरीफ साहब का धावा बोलने का स्टेटमेंट है, फिर दूसरी तरफ से जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है अपोजिशन की, उनका भी आपने पोजीशन सुन ली। अब मैंने तीसरी पोजीशन भी आपको सुनानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने गेस्ट जो हैं उनसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। मुझे आज की इस बहस में ज्वाइन कर सकेंगे जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेरे साथ एक वीडियो लिंक पे हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट जर्नलिस्ट जनाब मज़हर अब्बास साहब, एक वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल कमेंटेटर, जर्नलिस्ट हैं, टेलीविज़न पर्सनैलिटी हैं, मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। अब मैं आपको तीसरा टुकड़ा सुनाता हूँ और फिर मैं मज़हर अब्बास साहब से इसकी तशरीह पूछना चाहूँगा। और वो तीसरे टुकड़े का ताल्लुक़ है, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने रीइंफोर्स किया है शहबाज शरीफ साहब के अज़म को आज के दिन में, वो भी सुन लेते हैं। मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए, मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान्स ये बना रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि हमेशा के लिए इस हुकूमत से और ऐसी जो हुकूमतें होती हैं जो लाई जाती हैं, मसल्लत की जाती हैं, इनसे अवाम की जान छूटे। मज़हर अब्बास साहब की तरफ चलता हूँ। मज़हर साहब, सवाल ही नहीं पूछता मैं आपसे, आप मुझे बता दें आपको क्या समझ आया। मैंने तो तीनों बयानात के मज़े लिए। देखिए, सूरत हाल ये है, बहुत सिंपल सी, कि ऑपोजिशन जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। जो इसके बाद एक बहस हुई थी, मेरा ख्याल है कल सारे टीवी टॉक शोज़ में, कि शहबाज शरीफ ने जो नेशनल गवर्नमेंट की बात की थी, अब कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद वो मौजूदा हुकूमत या मौजूदा दौर में नेशनल गवर्नमेंट की बात कह रहे हैं। मैं चूँकि उस मीडिया ब्रीफिंग में मौजूद था, तो उन्होंने अगले इलेक्शन में उनका स्पेसिफिक कोट एंड कोट ये था कि अगले इलेक्शन में जो भी पार्टी जीते उनकी तजवीज़ ये है कि वो पार्टी जो है वो नेशनल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करे। ये और आज जो मरियम नवाज़, उससे पहले उन्होंने जो जलसे में बात की, वो तो चलें जलसे की बात थी, जलसे में तो बहुत कुछ उन्होंने माजी में भी कहा, अब भी कह दिया। और जो मरियम नवाज़ साहिबा की जो पोजीशन है वो वही है जो उससे पहले भी थी कि जलसे जो एग्रेशन होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, और वो उनकी पोजीशन आज भी
वो है। तो मेरा ख्याल में जो बिलावल भुट्टो बात कह रहे हैं वो एक तीसरी बात कह रहे हैं। और बिलावल भुट्टो देखिए, वो मुझे लग ये रहा है कि वो मैंने शहबाज शरीफ से कराची में भी पूछा था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का इतना हाश पोजीशन क्यों है। और उनके बकौल उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल कोई हाश पोजीशन नहीं ली। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है और आई विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप शाहिद खाकान या दूसरे PMLN के लीडर्स की गुफ्तगू सुने पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो वो सख्त है। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो मुसलसल जो है, अब कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उससे पहले जो उनकी वो थी, वो मुसलसल हिट कर रहे हैं। जहां PTI को कर रहे हैं वहां PMLN को भी कर रहे हैं। और बैकग्राउंड हमें सबको पता है कि जो चक शहजाद में जो इजलास हुआ था और जिसमें डिफरेंसेस हुए थे, वहाँ पीपल्स पार्टी की पोजीशन ठीक थी, लेकिन सेनेट में पीपल्स पार्टी की पोजीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी नून लीग के वोट से बने थे और दूसरे लोगों के वोट से बने थे, और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो सेनेट में बने वो हुकूमती इत्तेहादियों के वोट से बने थे। तो वहां तक तो पोजीशन ठीक है, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना यूसुफ रजा गिलानी का, वहां पीपल्स पार्टी ने डिच किया। ठीक है। अच्छा, अब आरिफ हमीद भट्टी साहब, एक मुश्किल सवाल के साथ अगर आपकी तरफ आऊँ अली मोहम्मद खान साहब के पास जाने से पहले, ये सारी दुनिया की जो निगाहें हैं मीडिया की, और वो तो हैं अफगानिस्तान के ऊपर जो हमारे इधर बिछवाड़ में हमारे साथ है। पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हैं और हुकूमत भी ज़ाहिर है उसी में फंसी हुई है। इस्लामाबाद में तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तमाम डिस्कशन जो है वो हो रही है इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, अमेरिका क्या चाहता है, चीन क्या करेगा। पाकिस्तान की जो मेन अपोजिशन जमातें हैं PMLN और PPP, इनके कोई मुझे ज़्यादा पोजीशन, इक्का दुक्का बयान नज़र आए, मुझे कोई ज़्यादा नज़र नहीं आई पोजीशन अफगानिस्तान के हवाले से कि वो कुछ सोच रहे हैं। आपको क्या समझ आई है कि वो अफगानिस्तान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल को उसको देख ही नहीं रहे, या उनको समझ ही नहीं आ रही कि इसके ऊपर क्या बोलना है, या वो समझते हैं इसका हमसे ताल्लुक कोई नहीं है? क्या आप इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखें, इस वक्त जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की नज़र वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से अमन हमारा मुस्तकबिल का तयन करेगा। अगर वहाँ अमन ना होगा तो पाकिस्तान में उसका साइड इफ़ेक्ट आएंगे ही आएंगे, खाना जंगी या दहशत गर्दी वगैरह बहुत कुछ आएगी। अपोजिशन आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मेरी नज़र में अपोजिशन की पोजीशन ही कोई नहीं है। ये वाहिद अपोजिशन है जो बगैर पोजीशन के खेल रही है। अच्छा, यहाँ ये पीपल्स पार्टी NRO ले चुकी है। मैं नहीं तो फिर ये जो जलसा किया इतना खर्चा करके, मैं ये जो 10-15 हज़ार ये जो जलसा किया है, फिर ये क्या है? ये कराची का जलसा, लॉन्ग मार्च की बात, धावा तोड़ देंगे, हुकूमत गिराएंगे, क्या है ये सब कुछ? अच्छा, मैं अर्ज करूं, अगर PDM की क़यादत जब पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, नून लीग भी शामिल थी, अगर हम कैलकुलेशन करें कि इमरान खान की हुकूमत के गिराने के कितने दावे किए गए, तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर बेबस हो जाएंगे। कंप्यूटर और कैलकुलेटर बेबस हो जाएंगे। इतने दावे किए गए, आज हुकूमत गई, कल गई, आखिरी ठोकर है, पांव की ठोकर है। इसके सिवा प्रैक्टिकली एक चीजें थी, अगर सारी पार्टी रिजाइन दे देती तो हुकूमत यकीनन हिलती। वो ये नहीं दे सके, ना देंगे, ये काउंसलरशिप नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने ज़ियाउल हक के पांव पकड़ के 81 में फाइनेंस मिनिस्ट्री पंजाब की ली हुई है। दूसरी बात, आपने मेरी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का बताया कि पीडीएम की तो मैंने बता दिया पोजीशन ही कोई नहीं। उन्होंने फरमाया कोशिश होनी चाहिए मरियम नवाज ने कि अगले इलेक्शन में धांधली का रास्ता रोका जाए। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, शहबाज शरीफ साहब को पता चल चुका है कि 2023 में इलेक्शन होने हैं। वो इमरान खान साहब की मर्जी है, क्योंकि सितंबर या अक्टूबर में एक बड़ी अहम तब्दीली होनी है, उससे पहले 6-8 महीने इलेक्शन हो जाए। ये मैं आपको तो गारंटी दे रहा हूं। बाकी नवाज शरीफ को कहा गया अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने कहा था ना मैं मुफाहमत चाहता हूं ना मजामत, अगले इलेक्शन शफाफ चाहता हूं। ये ऊपर वाले आपके करीबी हमसाये में जो मीटिंग हुई है, मैं उसकी गोशगुजार कर रहा हूं, इसमें मेरी राय कोई नहीं है। मदर साहब की होगी तो मैं वैसे ही नहीं मानता हूं। मरियम की आज की गुफ्तगू में भी मैंने बता दिया, उन्होंने कहा अगले इलेक्शन
इस इलेक्शन से ये मायूस हो चुके हैं कि इनके बस की बात नहीं है इमरान खान की हुकूमत गिराना। कैलकुलेटर एक होता है ना, उसमें से 60 प्लस करे, प्लस 20 करे तो हो जाता है 80। 172 चाहिए होता है अरकान, लेकिन उसी 60 में से माइनस 15 कर दे तो 145 रह जाता है। ये चेंज होनी है वहां। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। बड़ी मैं समझता हूँ नाजरीन जो हमारे सुनने वाले हैं उनको आपने बड़ी वजाहत कर दी है। पाकिस्तान की सियासत जो हो रही है इस्लामाबाद से दूसरी तरफ कराची और इस्लामाबाद, उसकी तो आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, बहुत अच्छा समझा। थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, आप एक पश्तून सियासतदान हैं। ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम सुन रहे हैं, जो मोहसिन दावड़ साहब और अफराज खटक साहब और बुशरा गौहर ने लॉन्च कर दी है, ये लॉन्च कर रहे हैं, और जिसके हवाले से आज ट्विटर पे मसलसल लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि पीटीएम का क्या होगा, मतलब रेस्ट इन पीस पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को क्या अबंडन कर दिया जाएगा, ये क्या है? मतलब एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में एक तब्दीली आई है, वहाँ एक तालिबान की हुकूमत आ गई है, अमेरिका का वहाँ से विड्रॉ हो गया है। कल रात को अमेरिका के सदर जो बाइडन थे, उन्होंने सारे जो अमेरिका के लिप्टार्ड्स हैं उनको उन्होंने बड़ी सख्त डांट पिलाई है कि बकवास नहीं करो, तुम्हें हकीकतों का नहीं पता। तो उस मौके में ये कौन लॉन्च कर रहा है, ये एनडीएम, ये क्या चीज़ है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं तस्हीह कर दूं, मैं पश्तून सियासतदान नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी सियासतदान हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद। ठीक हो गया। अल्लामा का एक शेर है कि यूं तो सैयद भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। ये पश्तून, पंजाबी और सिंधी बलोच और ये सिंधी महाजिर की सियासत ने तो पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया। वी केम इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको एक और, मैं तो आगे की बात करूंगा, हम पश्तूनों ने तो पाकिस्तान बनाया। ये किस पख्तूनिस्तान की बात करते थे जिसका एक फ्रेश फेस था पीटीएम। आज अगर पीटीएम ख़त्म हो गई है तो क्या पश्तूनों को तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने दे दिया? पश्तूनों को तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के झंडे ने दिया है, और हम पश्तून पाकिस्तान के बग़ैर वर्दी के मुहाफ़िज़ हैं, और हमने इसकी कीमतें भी चुकाई हैं। मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि हम वो लोग हैं, मेरे दादा ऑल इंडिया मुस्लिम लीगर थे। ये नवाज शरीफ साहब वाली मुस्लिम लीग नहीं, ये वो मुस्लिम लीग है ही नहीं जो लीग ही हम हुआ करते थे। हमने मुल्क बनाया है। सन 40 में जब करारदाद पास हो रही थी, इमरान खान साहब के वालिद करामुल्लाह नियाज़ी उधर ही खड़े थे करारदाद लाहौर पास करते हुए, जहाँ मेरे दादा पीर मोहम्मद खान खड़े थे। सन 47 में जना साहब के साथ, कायद आज़म के साथ मूवमेंट में फिर जेल काटी दादा ने मेरे। हमने मुल्क बनाया भाई। देखें मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान हैं, पश्तून पाकिस्तान है। तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई। हम उस ज़माने में खड़े रहे जब ये बड़ी बातें होती थी, और हम सब ने कीमतें भी अपनी अपनी जगह पे चुकाई हैं। चाहे वो मुराद साहब हों, मुराद सईद साहब की वालदा साहब जो हैं वफ़ात ऑपरेशन में ज़ख्मी हुई, आज भी बेड रिडन है। शहरयार अफरीदी साहब के घर जनाजे आए हैं, किसी को नहीं पता, ना वो बताता है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि शहरयार अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए कीमत चुकाई है। बाकी मैंने जो चुकाई है मैं उस पर बात नहीं करता। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे सर का साया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से, उनकी रूह की फजीलत से ये हमें एक तोहफा मिला है, जिसको हमने पख्तून पंजाबी बन के नहीं, ये तो अच्छा के बचाना है। बाकी जो पख्तूनों के मसाइल हैं, आखिरी बात एक और भी सुन लें, जो पख्तूनों के मसाइल हैं उसको सुन लें मेरी बात। जो पख्तूनों के मसाइल हैं उसको एड्रेस करने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत में जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो ट्राइबल बेल्ट के लिए खासकर जो उन्होंने पश्तूनों को पहली बार एम्पावर किया। पश्तून के नाम पे सियासत तो बड़े लोगों ने की, चाहे वो एएनपी थी, चाहे कोई और। आज आपका पार्लिमानी उमूर का वजीर एक पश्तून है, आपका स्पीकर नेशनल असम्बली एक पश्तून है, आपका कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है मुराद एक पश्तून है, आपके शहरयार अफरीदी साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेकर कश्मीर तक वो गए हैं, पश्तून है, आपके डिफेंस मिनिस्टर एक पश्तून है, आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो खुद भी जो हैं एक पश्तून है, मियाँ वाली के पश्तून हैं। तो ये सियासत अब बंद हो जानी चाहिए कि पश्तून के नाम पर सियासत करें, पंजाबी के नाम पर आए, पाकिस्तान के नाम पे सियासत करें। और आज जो ये इनका खत्म हुआ है उसकी बुनियाद ये है कि जहां से फीडिंग होती थी, नजरिए से मैं जहां से इनकी फंडिंग होती थी, वो फंडिंग के दरवाजे बंद हो गए कि एनडीएम क्या चीज है। मैं वेलकम करता हूं। ठीक, अच्छा देखें, अगर मैं एक बात आपको कर दूं, ये अच्छा चलेगा, मैं इसी सवाल को पख्तूनख्वा के हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं आपको बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करूंगा कि वो लोग जो पश्तून नेशनलिज्म या बलूच नेशनलिज्म की बुनियाद पे सियासत करते थे, अगर वो कौमी धारे में आके कोई नेशनल पार्टी बनाते हैं या इस तरह कुछ करते हैं, वी शुड वेलकम देम। हमें उनको अलाउ करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है
या पीछे से वो फंडिंग बंद होगी, जो भी है। समबडी अगर वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसका भूला नहीं कहते उसको। तो अगर वो आना चाहते हैं मेन फ्रेम में, वी शुड वेलकम देम। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। जरा मुझे मजहर अब्बास साहब, यू बीइंग एन एनालिस्ट नॉट अ पॉलिटिशियन, ये जो मोहसिन दावड़ साहब की लीडरशिप में, ये उनके शमूलियत में ये एनडीएम लॉन्च हो रही है एक ऐसे वक्त में जब खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। इस खित्ते में, दुनिया में आ गई है, लेकिन खित्ते में तो बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है कि अफगान तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया काबुल का। पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है कि वो क्या करेंगे, और भी बहुत चीज़ें इस तरह से। तो ये एनडीएम की लॉन्च जो है, इसका क्या मतलब है कि अब उन्होंने महसूस किया है पीटीएम की लीडरशिप ने कि भैया पीटीएम का जो नैरेटिव है या बयानिया है या मसाला है वो बिक ही नहीं सकता इन सर्कमस्टेंसेस में, तो उसकी एक पॉलिटिकल डेथ हो गई है यहाँ पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ऐन मुमकिन है कि मोहसिन, मुझे पूरी उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन ऐन मुमकिन है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हुए हों पीटीएम के अंदर। उसमें मोहसिन दावड़ साहब, अफर सयाब फटक या बुशरा गौर, ये तो एनपी से निकल के गए हैं। लेकिन हमें देखना होगा, इट्स टू अर्ली कि हम ये कह दें, बहुत इजीली रूल्ड आउट कर दें कि पीटीएम जो है रेस्ट इन पीस। इसका वक्त बताएगा कि वो ऐसा है, उनकी एक क़ुव्वत है या नहीं है। लेकिन अली ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन मेरा ख्याल है ये बातें करना बहुत अच्छा है। ग्राउंड रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ है हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हकीकतें हैं कि हम एथनिकली डिवाइड हो गए हैं। हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो पॉलिटिकल सेंट्रिक है वो बिल्कुल डिवाइड हो गया है। आप पीएमएलएन का देख लें, पीएमएलएन का कैरेक्टर हमें प्रो पंजाब नज़र आता है। पीपल्स पार्टी का हमें सिंधी सेंट्रिक पॉलिटिक्स नज़र आती है। इसी तरह पीटीआई बिल्कुल इसी तरह पीटीआई या बलोच। तो हम ग्राउंड रियलिटीज़ इससे मुख्तलिफ हैं। होना तो वो चाहिए था जो अली कह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है, आपको पीटीआई क्या नजर आती है इसमें? पीटीआई में कोई आपको इलाकाई टच नजर आता है? कोई पश्तून पंजाबी का बायस नजर आता है पीटीआई में? आपने अभी खुद ये सब कुछ कह के आपने गिनाना शुरू किए कि कौन कौन पश्तून हैं। ये आपको गिनाने की जरूरत ही नहीं थी कि जो आप कहते हुए आपने नहीं। देखिए मैं बात कह रहा हूँ वो। अच्छा मजहर, मुझे वैसे भी ब्रेक लेनी है। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब मैं ब्रेक भी मुझे लेनी है, लेकिन आई थिंक कि मेरा इस पे सवाल ये है, लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, ये बताना था कि कितना पश्तून नेशनल पॉलिटिक्स में आ गया। हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। देखिए, मैं इसकी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सेकेंड, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं हर यूनिवर्सिटी में बोलता हूं, फ्रॉम द टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज, और मैं वहां पे यही जाके कहता हूं कि जो इलेक्शन हुआ जुलाई 2018 का, उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आई जिसने दर हकीकत पाकिस्तान जो पीटीएम का नैरेटिव था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसने उसको पाश पाश कर दिया। बिकॉज एक ऐसी हुकूमत आई जो एक दूसरा नॉर्थ का कलर लेकर आई, और लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ने उसको एक्सेप्ट किया है, और वो उसका मोज़ैक है, वो उसके कलर्स हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको पता है अफगानिस्तान की वजह से पूरी दुनिया के लोग जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं। बहुत से डिप्लोमेट्स हैं, बहुत से और लोग हैं, बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं इस वक्त होटलों के कॉरिडोर्स में। एक इसी तरह से एक वेस्टर्न मगरबी डिप्लोमेट से जब मेरी बात हुई पाकिस्तान के हवाले से, तो उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, ही कुड हैव डन बेटर, वो बहुत बेहतर कर सकते थे। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दें। और लेकिन देखिए, वो बड़े सिंसियर हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो एक बन गए 12th प्लेयर इन द टीम, जो पेविलियन से बैठ के यस मैन को देख रहा है, वॉच कर रहा है। वो खुद जो है इसको लीड ही नहीं कर रहे। यहाँ सारे उन्होंने जी हजूरी अपने साथ इकट्ठे कर लिए। आपको कुछ समझ आती है इस बात से कि वो कह रहे कि लीड नहीं कर रहे और यस मैन इकट्ठे कर लिए हैं सारे? डॉक्टर साहब, एक तो अगर आप इजाज़त दे दें, इससे पहले जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, ये बड़ा अहम सवाल है, मैं इस पे आऊँगा। याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। अली मोहम्मद खान साहब बड़े जेन्युइन आदमी हैं, इन्होंने को 7 मिनिस्टर पश्तून गिना दिए। नहीं भाई, जब आप वज़ीर आज़म होते हैं, सदर होते हैं, गवर्नर होते हैं, वज़ीर होते हैं, आप पाकिस्तानी होते हैं। उम्मीदवार किसी जमात का होता है, जब MP और MNA बन जाता है उस हल्के का होता है। हमें इस चीज़ से बाहर निकल जाना चाहिए।
मोहसिन दावड़ पहले भी सियासी जमात नहीं थी, एक ग्रोह था। ग्रोह कभी भी चारों सूबों की जंजीर नहीं बन सकते। जैसे कहा जाता था बेनजीर चारों सूबों की जंजीर। जो ग्रोह होते हैं वो सिर्फ एक मकसद लिए काम होते हैं। मोहसिन दावड़ जैसे लोग आते हैं, अशरफ गनी के लिए काम करते हैं, वो चले जाता है और चले जाते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका यकीनन गया, बरतानवी फौज गई, लेकिन CIA रहा और मोसाद नहीं गया। ये मैं एक नलायक सा रिपोर्टर हूँ, मदर सब चाहें। दूसरी बात, ये बात आपने एक अरब की है। मैं भी इमरान खान साहब को बहुत पुराना जानता हूँ। बदकिस्मती है उनके इर्द गिर्द खसार ऐसे लोगों का कि अनबिलीवेबल। मैं कोई 2.25 साल बाद मिला हूँ, अल्लाह जानता, मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये 2018 से पहले वाले इमरान खान साहब थे। मुझे लगता है उनके इर्द गिर्द 3-4 लोग जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, उस हसार ने खान साहब तक हक़ाइक़ जाने नहीं दिए। खान साहब करप्शन को गाली समझते थे, मैं कसम खाता हूँ। कल परसों उन्होंने कहा जी हम जो कब्जा ग्रुप के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। मैं आज चैलेंज करता हूँ, आज भी 25-30 ग्रुप लाहौर में अहम तरीन लोग कब्जे कर रहे हैं और पुलिस वाले उनके पार्टनर। यही इसका मतलब है। इमरान खान साहब की नीयत पर मुझे शक नहीं, कोशिश पर शक नहीं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इमरान खान अगर इंडिपेंडेंट फैसले करते तो आज 3 साल बाद पाकिस्तान बेहतर होता। मैं ये नहीं कहता कि ठीक हो चुका होता। उन्हें 2-3 लोग अगर उनके इर्द गिर्द रहे हैं, उनमें से जो एक करीब है उनकी हुकूमत जब भी जाती है, मुझे नहीं पता, गैब का इल्म अल्लाह को है, एक सुल्तानी गवाह होगा उनके खिलाफ। ये मैंने इतना कहना है। इमरान खान साहब जिस विजन के साथ, मुझे याद है 96 में उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गलती से मेरे जैसा नलायक रिपोर्टर जूनियर मदर साहब से कॉपी पेंसिल लेके सवाल करने के लिए पहुंच गया। तो आज मैं जिस इमरान खान साहब को देखता हूं, मैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ देखता हूं। अब वो क्यों मुख्तलिफ हैं, हमने तो जो वो करेंगे वो बताएंगे। जो कहते थे हम वो चीजें रख रहे, क्या आज वो उतना कर चुके हैं 3 सालों में? अब ये चूंकि इसका कामयाब तरीन खालिस्तान, इसका इस सारी डिस्कशन का खालिस्तान ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट से है, वुज़रा के साथ है। अली इमरान खान साहब, क्या ये महसूस होता है कि प्राइम मिनिस्टर के गिर्द यस मैन इकट्ठे हो गए हैं बहुत से, यस सर यस सर यस सर हो रहा है अब, तो मतलब पहले वाली बात नहीं रही? देखें, मुझे थोड़ा सा इस पे बोलने दीजिएगा। पहले तो मैं इसको दोबारा उस पर बात करूंगा। मजर साहब ने, भट्टी साहब ने उस पर एक तरह से सवाल उठाया। मैंने आपको इसलिए पश्तून नहीं सर, वो आप क्यों छोड़ रहे हैं उसको, मैं आपके साथ कि पश्तूनख्वा मैंने आपसे पूरा एग्री किया है। वो सर सुने, मैंने आपसे पूरा एग्री किया है, आपने एक एग्जांपल देके साबित किया है। पश्तूनख्वा में हमेशा ये बात मेरी सुन लें, ANP की सियासत इस बात पे थी कि पाकिस्तान में पश्तून को हक नहीं मिला। PTM ने पख्तून के नाम पे सियासत की कि पश्तून को हक दिलाएंगे। इमरान खान साहब ने बातें नहीं की, एम्पावर किया है। उन्होंने पश्तूनों को मेन मिनिस्ट्रीज में लेके आए हैं और वहां एहसास महरूमी खत्म किया। इसी तरह बलोचिस्तान से उन्होंने सेनेट का चेयरमैन लेके आए हैं, बलोचिस्तान से डिप्टी स्पीकर लेके आए हैं, सिंध से एक उर्दू स्पीकिंग सदर लेके आए हैं, आपके सिंध से फहमीदा मिर्जा साहबा सिंध से हैं, आपके लॉ मिनिस्टर सिंध से हैं, इस वक्त आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो पंजाब से हैं। एक ऐसा कम्बिनेशन है जो माजी में बड़ा कम रहा कि चारों सूबों में से मेन जो है मिनिस्ट्रियां उनको दी हैं। हाँ, ये एक कमाई ख़त्म की है पख्तूनख्वा की कि हमेशा वहाँ पे ये चीज़ बेची जाती थी, पख्तून को हक नहीं मिला, वहाँ उन्होंने एक्चुअली एम्पावर किया है। दूसरी बात देखें, जहाँ तक काबीना की बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जितनी डिबेट करते हैं, आप मुझसे मत पूछें। जो हमारे ग्रेड 21-22 के अफसरान आते हैं, उन्होंने ये कोई पहली वो को अभी नहीं को पैदा हुए, ये पिछले मियाँ साहब की हुकूमत में भी यही लोग थे और उससे पहले जरदारी साहब की भी। उनसे पूछें कि कितनी कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, 8-8 महीने नहीं होती थी। उनके मेन फेडरल मिनिस्टर्स को पूरा दिन वज़ीर आज़म हाउस के बाहर या रायवन में बैठना पड़ता था, मुलाकात शर्फ मुलाकात नहीं होती थी। हमारी कैबिनेट में हर चीज डिबेट होती है। मेरे जैसा बंदा जो एक बहुत जूनियर है खान साहब से, मैं आर्ग्यू करता हूं, हमारे और बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं। ये आर्ग्यूमेंट का कल्चर कभी वज़ीर आज़म के सामने होता भी नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग ये समझते हो कि कोई वो खुशामद करके अपना रास्ता निकाल लेंगे। इमरान खान जिस आदमी का नाम है उसको खुशामदी का भी पता है और उसको सच्चे आदमी का भी पता है कि कौन उसको सच्ची खरी बात सुना रहा है। सच्ची खरी बात थोड़ी सख्त होगी लेकिन फायदे की होगी, और कोई इमरान खान साहब जो है साइकोफेंट्स को पसंद नहीं आप ये कहते हैं कि जो कर रहा है वो भी अपना कैबिनेट में खुल के उनको सबका पता है।
हर बात पे डिबेट होती है। ठीक है, सो अब आपका मजहर यहां पर इसी पे अगर हम फोकस रहें, इसी इशू पे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो कैबिनेट है इमरान खान की, यहां पर हर इशू पे खुल के बात होती है, डिबेट होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, फिर यहां पे कंक्लूजन होता है, और इसकी तो हर हफ्ते कैबिनेट की मुलाकात भी होती है। ये बड़ी रोबस्ट किस्म की गवर्नमेंट है जो पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ है इस लिहाज से। देखिए, ये बात तो ठीक है कि कैबिनेट, जितनी रेगुलर कैबिनेट की मीटिंग्स अब इस दौर में हुई हैं, पहले कभी भी नहीं हुई, और इसका क्रेडिट इमरान खान को बिल्कुल जाता है। लेकिन पीटीआई कहाँ चली गई है एज ए पार्टी? ये मैं हमेशा पिछली जमातों को भी ये कहता रहा हूँ कि पार्टी गायब हो जाती है जब गवर्नमेंट बन जाती है, और ये सबसे हैरानकुन बात होती है। और अभी देखिएगा, 1 साल बाद एकदम पार्टी याद आएगी, एकदम पार्टी के कन्वेंशन शुरू होंगे। ये जितनी जमातें हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट में आने के लिए पार्टी को इस्तेमाल करती हैं, और गवर्नमेंट में आने के बाद पार्टी गायब हो जाती है। नहीं, क्या इसकी ये वजह नहीं हो सकती कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतना ह्यूमन रिसोर्स और इतना टैलेंट या कैपेसिटी नहीं होती है, इसी वजह से आपको एक्सपर्ट्स और टेक्नोक्रेट्स लाने पड़ते हैं? अमेरिका में तो आपको पता है कि सदर जो है वो नेसेसरली पॉपुलरली इलेक्टेड किस्म के लोगों को नहीं लेके आता, वो सारी एक्सपर्टीज लेकर आता है। वो सब वो लोग नहीं होते जो इलेक्शन जीत सकते हैं। मोहित, आपने बहुत अच्छी बात की। इसी वजह से इन तमाम पार्टियों के मंशूर में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट और पार्टी सेपरेट होती हैं। जब गवर्नमेंट और पार्टी एक ही होती हैं, तो जाहिर है इमरान खान चेयरमैन है, उन्हें पार्टी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो पार्टी डेलीगेट करते हैं ना। फिर गवर्नमेंट जब आप आ गए, तो जो लोग जिनके पास पार्टी के ओहदे हैं, उनको गवर्नमेंट के ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, या वीजा भी। ये नहीं होता कि आप ये मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, ये सिर्फ पीटीआई स्पेसिफिक नहीं है। चाहे पीपल्स पार्टी उठा लें, PMLN उठा लें, शहबाज शरीफ साहब, तो ये इसका जवाब अली मोहम्मद से लेना चाहिए। जी, इसका जवाब अली मोहम्मद से लेना चाहिए। जी। अली मोहम्मद साहब, ये एक तकनीकी इशू उन्होंने उठा दिया है, सेपरेट ऑफिसेस का, पार्टी वर्सेस द गवर्नमेंट। इस पर जरा क्विक रिस्पांस दें, फिर भट्टी साहब के पास चलें। देखिए, बहुत सी जमातें ऐसी हैं जिनको हुकूमतें खा गईं। हुकूमतें बनने के बाद वो जमातें एक तरह से गैर मुअत्तल, सियासी उनका स्ट्रक्चर गैर मुअत्तल हो जाता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो मज़हर साहब जो बात करें वो दुरुस्त कर रहे हैं कि आइडियली स्पीकिंग होना ही चाहिए कि इंतज़ामी और पार्टी ओहदा डिफरेंट हो, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, हमें कम से कम लगेगा। लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने इसकी इब्तिदा की है, और हम वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार जो है एक बड़ी पॉपुलर पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया। मैं आपके सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की पैदावार हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, अननोन आदमी, और मेरे हाथ से 11 टिकट मर्दान में 2013 में तकसीम हुए, और वो अब उसमें दोबारा एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बहरहाल हमारी जमात में भी ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा ज़रूरत उन जमातों को बिल्कुल है। नून लीग जो आज से कोई 40-50 साल 45 साल पहले कोई बनी, पीपल्स पार्टी जो आज से कोई 55-60 साल पहले बनी, उनमें अभी तक जेन्युइन इलेक्शन एक भी नहीं हुआ जिसमें बाकायदा इलेक्शन हो। हमारे तो आपको याद होगा यूसी लेवल से लेके ऐवान इकबाल लाहौर में हमारा चेयरमैन लेवल तक जो है इलेक्शन हुआ। आरिफ अलवी साहब सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन में मैंने उनको वोट दिया, और हालांकि मेरे अपने इलाके के परवेज खान खटक साहब भी खड़े थे, ये भी सुन लें, खटक साहब को भी इसका पता है। हमने इसमें पश्तून पंजाबी की बात नहीं की, मैंने अलवी साहब को वोट किया। तो इतना हमारे उसमें एक डेमोक्रेटिक कल्चर है, हमें वो ज्यादा नजरियाती लगे, हमें ज्यादा नजरियाती लगे। मैंने अलवी साहब को वोट किया, सिंध से लोगों ने खटक साहब को वोट किया। तो ये कल्चर आना चाहिए जमातों में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, और ये बतदरीज थोड़े टाइम बाद होगा, अचानक नहीं हो सकता। थोड़ा सा आइडियलिज्म से भट्टी साहब को भी आना है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल आना होगा। इट विल टेक सम टाइम। चीज है 2013 के बाद आपके यहाँ नॉमिनेशन शुरू हो गई। अच्छा, मज़हर क्विक कमेंट कर लें। भट्टी साहब बड़ी पेशेंस से मुस्कुरा के मुझे नजर आ रहे हैं। भट्टी साहब बड़े तहम्मुल से आप दोनों को आर्गुमेंट सुन रहे हैं। मज़हर आप अपना कमेंट कर दे ताकि मैं भट्टी साहब की तरफ जाता। नहीं, मैंने तो सिर्फ सिंपल सा ये कहा। देखिए अब मोहित, ये कोई बहुत अच्छा वो डिसीजन किया था, क्योंकि इमरान खान से उस जमाने में गुफ्तगू, क्योंकि 2018 के बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 2013 में उन्होंने कहा था कि ये मैंने गलती कर दी, क्योंकि मुझे जनरल इलेक्शन से फौरन पहले जो है पार्टी इलेक्शन नहीं कराने चाहिए थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब में 4 ग्रुप उभर कर सामने आ गए। उस वक्त मैंने इमरान खान से कहा था
इसकी वजह से पार्टी इलेक्शन से पीछे नहीं हटिएगा। ये नहीं हो कि उसके बाद आप पार्टी इलेक्शन छोड़ दें, और यही हुआ। उसके बाद पार्टी इलेक्शन क्विकली भट्टी साहब का भी, भट्टी साहब का कमेंट ले, भट्टी साहब, ठीक है भट्टी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब गुजारी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक नवाबजादा नसरुल्लाह होते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, कभी कभार उनसे बैठने की मौका, सीखने का मौका मिला जैसे मदर साहब से मिलता है। वो कहते थे सुनता जा शर्माता जा, बड़ा खूबसूरत बात कहते थे और मुस्कुरा के कोई बात टाल देते थे। मेरे भाई ने अभी कहा कि हमारी समाज में सबसे ज्यादा डिबेट होती है पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजलुर रहमान। कोई एक जमात का लीडर का बयान बताए जो कि हमारी जमात में डिबेट नहीं होती, कोई एक बता दे मुझे, सुनवा दें आज। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल, कोई एक सिंगल, इतनी जुर्रत नहीं होती ये पार्टी के आगे बोल सके। नवाज शरीफ ने बनाना था सरताज अजीज को, अब उस महफिल के शुरका मुझे बता रहे हैं 5 सीनियर। पहले उन्होंने अल्लाह जन्नत नसीब करे मजीद निजामी को भी कहा था सरताज अजीज को प्रेसिडेंट बनाऊंगा। वो आगे वोटिंग हुई, आपके ख्याल में किसको होना चाहिए, किसको होना चाहिए? सब ने कहा जी मियाँ साहब तो चाहते ही सरताज अजीज है, सरताज। अच्छा चल आप सब कहते हैं तो ममनून ज़ानी कोई बना देते हैं, ये मुझे सारा पता है। दूसरी बात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सिर्फ आप जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट में आपको भेजता हूं, सिर्फ जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट भेजता हूं, उसे जरूर पढ़िएगा। मदर साहब, मेरे तो मदर साहब तुसी तो पढ़ ली होनी। दूसरी बात मेरी गुजारिश ये है, देखें एक होता है आपकी सियासी जमात और सियासी विजन के साथ कौन खड़ा है, जैसे इमरान खान की 22 साल स्ट्रगल है, इसमें कोई शक नहीं है ईमानदारी से। दूसरा है कि आपकी सियासी जमात या हुकूमत के साथ कौन है। अब मुझे जिन्होंने पीटीआई बनाई थी 80% में चिराग लेके ढूंढूं तो कम से कम मुझे वीजा नहीं मिलता उनको देखने का, वो कहां है मुझे नहीं पता। अब जो मैं इक़्तिदार में देखता हूं तो मैं पीछे देखता हूं, जिन्हें कहते हैं पिछली जमातें लूट के खा गई, वो हर दौर में वजीर रहे हैं, हर दौर में वजीर रहे। इस हक़ाइक़ को कैसे नजरअंदाज कर देंगे मेरे भाई? आप कहते हैं ना ये पिछला किया जरा हमारी पार्टियों का है, लेकिन क्या आपकी जमातों में वो नहीं है? वो कैंडिडेट पॉसिबल के एक बंदा बंदर साहब के साथ हो तो गलत काम करे तो गलत है, मेरे साथ आके करे तो उसका काम जायज है। बिल्कुल सही है। ब्रेक ले लूं, अली मोहम्मद खान साहब से इसका जवाब भी लेते हैं और फिर एक और अहम सवाल भी उठाते हैं। ब्रेक के बाद इसको कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जनाब अली मोहम्मद खान साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जो सवाल उठाया वज़रा के हवाले से तो ज़रूर कीजिए, अदरवाइज मेरे जहन में एक और भी सवालों का सिलसिला है। जी आप सवाल कीजिए। जी बिल्कुल, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मज़हर अब्बास साहब, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो आप सबसे पहले बोले और उसके बाद आरिफ हमीद भट्टी साहब बोले, और दोनों ने आपने अपने कमेंट से कम से कम मैंने ये नतीजा निकाला कि आप समझते हैं कि इस वक्त जो अपोजिशन है पाकिस्तान की वो कोई मौसर नहीं है, उसके पास कोई लाहे अमल नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई उसके पास डायरेक्शन नहीं है। आपने कहा पोजीशन नहीं है। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने तो कहा कि उन्होंने, अगर हम शहबाज शरीफ साहब के कमेंट की डायसेक्शन करें, फिर मरीम नवाज साहिबा की कमेंट की डायसेक्शन करें, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अब अपनी एक जो पॉलिटिकल फेट है और अगले इलेक्शन को 2023 में उन्होंने उसको रिकनसाइल कर लिया है। वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन जो हैं वो ऐसे हों, साफ़ हों, शफाफ हों। तो अगर ऐसा है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि बिल्कुल कोई यानी आसमान साफ़ है और कोई ख़तरा नहीं है, चैलेंज नहीं है, उस वक्त नए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर अपोजिशन चैलेंज नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस क्या हैं? एक तो देखिए, पंजाब में पीटीआई की पॉलिटिक्स उनके लिए चैलेंज है, और ये इमरान खान साहब को खुद भी पता है, अली को भी शायद ज़्यादा पता हो कि पंजाब में पीटीआई के अंदर इतनी ग्रुपिंग्स हैं। मैं कराची की बात कर सकता हूँ, सिंध की बात कर सकता हूँ कि सिंध में पीटीआई के अंदर कोई कम से कम 4 ग्रुप्स हैं। आप एक ग्रुप के साथ बैठे हैं, उससे आप उससे वो बात नहीं कर रहे होते, लेकिन वो बात सिर्फ अपने ग्रुप की कर रहा होता है और दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। मेन लीडर्स की बात कह रहा हूँ मैं, ये उसकी बात नहीं कर रहा इन ग्रुप्स की। इसी तरह पंजाब में ये जो पीटीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इमरान खान की, वो पीटीआई है।
इमरान खान के लिए चैलेंज, PMLN सिर्फ इमरान खान के लिए चैलेंज उस सूरत में बन सकती है अगर PMLN के अंदर जो है ये जो शहबाज और नवाज वाला मसला है, अगर PMLN जो है, देखिए ये क्रेडिट PMLN को जाता है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद PMLN कम से कम अपरेंटली इंटैक्ट है, और ये इसी वजह से जो है पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हो रहे। कहा जा रहा है होंगे, लेकिन मुझे नहीं नजर आता ठीक है कि लोकल बॉडी लेकिन ये तो एक चैलेंज होंगे। एक का आपने चैलेंज पंजाब अभी तक चैलेंज गिनवाया ना आपने, मैंने 3 पूछे थे। एक पंजाब सबसे बड़ा चैलेंज है और एक पंजाब सबसे बड़ा उनका चैलेंज है। देखिए उनके लिए जो एक चीज है, वो बहुत अच्छे मार्केट करते हैं अपनी पॉलिटिक्स की, और ये उनको क्रेडिट जाता है। दूसरा बड़ा चैलेंज उनको बलूचिस्तान में फेस करना पड़ेगा। बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स अगेन आपको नजर आता है कि ये जो अपना बलोच नए इत्तेहादी हैं, ये आपसे उस तरह चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो इत्तेहादी इमरान खान के लिए चैलेंज बनेंगे 2018 में। ये देखिए एक और तीसरा बड़ा चैलेंज, अगला जो वोट है जो PTI को पड़ेगा, वो अनटेस्टेड PTI को नहीं पड़ेगा, वो टेस्टेड PTI को पड़ेगा। 2018 में जो PTI को लोगों ने जाके वोट दिया, उनमें बेशुमार वोट ऐसा था जिसने कहा कि एक नई पार्टी को वोट देने में क्या हर्ज है, जाएं वोट दें, इनको भी ट्राई करें। अब ऐसा नहीं है, अब वो उनके 5 साल की कारकर्दगी पर वोट देंगे, उनके 5 साल के उस पर वोट देंगे, जो एक वो वोटर है जो पहले कभी वोट नहीं देता था। तो मेरा ख्याल है उनको वो उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, वो उनकी गवर्नेंस। आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ अच्छा ठीक है, मगर आपने बेसिकली पंजाब से शुरू किया ना। आरिफ हमीद भट्टी साहब, एक मगरबी सफारतकार ने मुझे कहा कि पंजाब जो है, जो मजहर साहब भी कहते हैं कि पंजाब बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होगा कि पीपल्स पार्टी PMLQ साउथ पंजाब का धड़ा और जहांगीर खान तरीन के दरमियान, मतलब देखिए कितनी इंफॉर्मेशन है बाहर के लोगों की, इनके दरमियान मिलके एक अल्टरनेटिव अलायंस जो है वो खड़ा हो सकता है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब गुजारिश करता हूं, देखिए 2018 में इमरान खान साहब को पहले आजमाया नहीं गया था। आम लोगों का तासुस था ये दोनों जमातें पीपल्स पार्टी 3 दफा कर गई है, चौथी दफा भी यही करेंगी। इमरान खान एक उम्मीद थे, एक रोशनी की किरण थी कि ये आएंगे तो बहुत बेहतरी होगी। यकीनन 70 सालों का गंद कोई भी पार्टी एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम डायरेक्शन दिखा सकती है। मेरे ख्याल में, मेरी ये राय है, मैं PTI के सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, लेकिन वो उस पर इमरान खान के विजन के मुताबिक उनकी जमात काम कर ही नहीं सकी, बल्कि जिस इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था वो हुकूमत में वो वाला इमरान खान नहीं रहा, वो उन्हें इत्तेहादी बनाने पड़े। दूसरा, मदर साहब ने कहा 144 सीटें, जुल्फकार अली भुट्टो भी जीता तो पंजाब से था। तो पंजाब में मेरा ख्याल है एक तो फैसले ऐसे खान साहब ने किए जिनका एहसास उनको अगले इलेक्शन में होगा। अपनी तंजीम साजी नहीं कर सके, अपनी जमात को यूनिटी नहीं कर सके, एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं सके। मेरे ख्याल में आज जो PTI के लोग हैं लाहौर से, इनमें से 3-4 लोग अगले इलेक्शन में PTI की टिकट नहीं लेंगे। ये मेरी राय है, हो सकता है गलत हो, ये हो सकता है गलत हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने इतने अच्छे वादे किए थे। लोगों ने कहा महंगाई सबसे बड़ा इनका दुश्मन हुई, बैड गवर्नेंस के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना जरूरी नहीं था। अगर कोई समझता है ट्रेंड चला के, ट्वीट चला के इलेक्शन जीत लूंगा, तो मुशर्रफ भी यही कहता था। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगले इलेक्शन 18 की निस्बत खासे मुश्किल होंगे PTI के लिए। फेयर एनफ, बहुत अच्छा एक स्टेट सेट किया है। जनाब अली मोहम्मद खान साहब 3 मिनट है आपके पास, और सवाल बुनियादी तौर पे देखिए एक इमर्ज करता है कि 2018 में आपकी सियासी जमात अनटेस्टेड थी, आपको मौका नहीं मिला था और आपके ऊपर लोगों को लगता था कि एक मुख्तलिफ चीज़ ले आएंगे। अब अगले 2 साल में इलेक्शन से पहले आपको पाकिस्तान को कुछ इस तरह से बदलना होगा माशी तौर पर, इकोनॉमिक सिचुएशन में, उसके बगैर फिर लोग आपको कहेंगे कि क्या किया इन्होंने। अनटेस्टेड थे, अब टेस्टेड है। डॉक्टर साहब,
जी डॉक्टर साहब, पहले तो इसका जवाब दे दूं कि पंजाब में या कहीं कहीं कुछ जगहों पे तहरीक इंसाफ के अंदर इन फाइटिंग है। देखें, CSS के एग्ज़ाम पे कंपटीशन होती है, क्यों होती है? उधर जो फ़लसफ़ा या फ़ारसी में जो PhD है उस पर क्यों नहीं कंपटीशन होती? क्योंकि वहाँ कोई लोगों को स्कोप नहीं नज़र आता। शहर खामोशा में, कब्रिस्तान में लड़ाई थोड़ी होती है, सब खामोशी से बैठे होते हैं। लड़ाई तो बाज़ार में होती है, मेले में होती है, लड़ाई तो एक गहमा गहमी में होती है जहाँ लोगों को फ्यूचर नज़र आए। तहरीक इंसाफ में यंग लोगों को फ्यूचर नज़र आता है, उसका टिकट कामयाबी की ज़मानत है अल्लाह ताला के करम से। बड़ी बात से अल्लाह ताला हमें बचाए। तो जो ये एक नेचुरल अमर है। जब भुट्टो साहब की जमात पीक पे थी उस ज़माने में भी ये हुआ। मियाँ साहब जब 90s में पीक पे गए, खासकर 97 इलेक्शन से पहले उनका टिकट जो था वो हीरोइन की तरह मिलता ही नहीं था, क्योंकि वो कामयाबी की ज़मानत उस ज़माने में समझा जाता था। बाद में मियाँ साहब ने मायूस किया। तो अगर तहरीक इंसाफ के अंदर इन फाइटिंग है तो वो एक जिंदा जमात की निशानी है कि वहाँ हर कोई अपने फ्यूचर के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मैं बता दूं और सब कान खोल के सुन लें जो हमारी जमात के हैं, जिसको खान टिकट देगा, जिसको तहरीक इंसाफ का बल्ले का मोहर होगा वो जीतेगा। वोट तहरीक इंसाफ का है, अली मोहम्मद का थोड़ी है। मुझे कोई 60,000 के करीब वोट पड़ा है, हमारे इलाके में बड़ा वोट होता है। लेकिन लोग अब आपको जज करेंगे परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी पड़ा है, मेरा शायद 1000 भी ना हो। हाँ, अब उस पे आते हैं। देखें, लोग हमेशा होप की तरफ देखते हैं। मैं छोड़ दें, आप एक आम पाकिस्तानी के तौर पे महंगाई का मसला है जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपका जो बाकी चीज़ें हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपकी ज़राअत को देख लें, आपकी वीट को देख लें, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देख लें, आपकी फॉरेन अफेयर्स को देख लें। और सबसे चीज़ ये है इंपॉर्टेंट, पाकिस्तानी गैरती कौम है, गैरतमंद लोग हैं, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आज पाकिस्तान जिस तरह दुनिया अक़वाम आलम में अपनी इज्जत करवा रहा है, जो इमरान खान खड़े होकर उन्होंने बात की है कि एब्सोल्युटली नॉट, कोई अड्डा शड्डा नहीं मिलेगा। और उसके बाद जिस तरह हमारी हुकूमत और फौज एक लीडरशिप पे जो है वो एक ही पेज पे है। आप कोई सिविल मिलिट्री जो इम्बैलेंस की बातें होती थी वो चीज़ें अल्लाह के करम से नहीं हैं, सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं तो आज आपके पहले सितंबर 2021 को एक प्रेडिक्शन, मेरी आदत नहीं है लेकिन ये करता हूँ, मेरे दिल की आवाज़ है। आप कह रहे हैं इन फाइटिंग होगी, मैं ही कह रहा हूं इस बार हम मुश्किल से पंजाब में जीते हैं, मुश्किल से हुकूमत बनी है एक एलाइज के साथ। अगली बारी तो अल्लाह के करम से 2/3 में देख रहा हूं सिंध में इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का एक वजीर आला मैं देख रहा हूं इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। पेशावर, लाहौर, क्वेटा, गिलगित बल्तिस्तान, ये बहुत बड़ी बात कर दी है अली मोहम्मद खान साहब ने कि 2018 से बेहतर कराची कर पाएगी आने वाले इलेक्शंस में। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी है, एक दावा है, उनका क्लेम है। आज इतना ही नाज़रीन, वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अली मोहम्मद खान साहब का, मज़हर अब्बास साहब का, आरिफ हमीद भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया। आज की बहस में फैसला आपका है। आज इतना ही।